हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, हाल ही में हम देखते हैं कि यूपीएससी के अंदर बड़े रिफॉर्म्स लाने की बात की जा रही है, कुछ चेंजेस करने की बात की जा रही है। बेसिकली जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस लॉ एंड जस्टिस थी, जिसको हेड कर रहे थे सुशील कुमार मोदी जी, जो बीजेपी के मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उनकी अध्यक्षता में कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं यहाँ पर, जिसके तहत वो चाहते हैं कि यूपीएससी इन रिकमेंडेशन पर गौर करे और चेंजेस लाए सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के अंदर। यहाँ पर जो मुख्य रिकमेंडेशन उन्होंने दी हैं, उसको लेकर कुछ मुद्दे खड़े होते हैं। सबसे पहला इशू ये हाईलाइट किया गया है कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जा रहा है उसके अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को अनड्यू एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए और ना ही किसी कैंडिडेट के साथ कुछ अनफेयर एडवांटेज होना चाहिए, यानी कि वो पीछे ना रह जाए। सबको बराबर समान तरीके से जज करने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि कैंडिडेट्स एग्ज़ाम फॉर्म तो बड़ी संख्या में फिल कर रहे हैं, मगर एग्ज़ाम देने कम संख्या में आ रहे हैं। तो इसका क्या कारण है, ये देखना ज़रूरी है। तीसरी बात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड होता है एग्ज़ाम्स को पूरा करने का, वो टाइम पीरियड काफ़ी बड़ा है। 1 साल से ज़्यादा समय लग जाता है पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट होने में, तो उसको कम करने की बात की गई है। चौथी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसकी आंसर की पूरा रिजल्ट जब आ जाता है एग्ज़ाम का 1 साल बाद लगभग रिलीज़ की जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के बारे में बात करेंगे ही, यहाँ पर इन इशूज़ के बारे में बात करेंगे और क्या चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं, इनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है। आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 के अंदर पूरी पावर्स पार्ट 14 चैप्टर 2 में अच्छे से डिफाइन की गई हैं। और यूपीएससी के जो फंक्शंस हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, मुख्य तौर से आर्टिकल 320 में डिफाइन किए गए हैं सही तरीके से। बेसिकली इनका यही काम है कि सही समय पर फेयर और इम्पार्शियल तरीके से एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया जाए और मेरिट लिस्ट बनाई जाए, जिसके बेसिस पर कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया जाता है गवर्नमेंट के पास ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज के लिए। वैसे तो यूपीएससी काफ़ी सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, मगर फिलहाल जो न्यूज़ में है वो है सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है, इसको भी देख लेते हैं। तो इस एग्ज़ाम के अंदर हमको 3 स्टेज देखने को मिलती हैं। पहली स्टेज जहाँ पर हम देखते हैं कि 2 पेपर होते हैं। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सीसेट इसको बोला जाता है, और दूसरा पेपर है जनरल स्टडीज़ पेपर। ये दोनों पेपर 2 घंटे के होते हैं। जनरल स्टडीज़ में 100 क्वेश्चन आते हैं, सीसेट में 80 क्वेश्चन आते हैं। 200 मार्क्स का हर पेपर होता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रीलिम्स के बाद जो मेरिट लिस्ट बनती है मेंस एग्जाम के लिए, उसमें कट ऑफ मार्क्स जो आते हैं वो सिर्फ जनरल स्टडीज़ पेपर के आधार पर आते हैं। और सीसेट पेपर यहाँ पर क्वालिफाइंग है, सिर्फ 33% मार्क्स आपको लाने हैं। आप क्वालिफाई कर जाओगे इस पेपर को। जो बच्चे इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, फिर उनके जीएस पेपर में कितने ही मार्क्स हैं वो मायने नहीं रखाते हैं। हर साल वैकेंसीज़ के हिसाब से कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है मेंस एग्ज़ाम में, जिनका अनुपात 8 से 10 गुना रखा जाता है। लगभग अंदाजन 12,000 लोग मेंस लिखते हैं हर साल। और मेंस एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होता है। इसके अंदर 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं। 2 पेपर यहाँ पर कैंडिडेट के चॉइस के सब्जेक्ट के होते हैं, जिसको हम ऑप्शनल सब्जेक्ट बोलते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से कैंडिडेट चूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद का सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट में उनको फिर पेपर लिखना होता है। एक पेपर ऐसे का होता है। फिर 2 पेपर यहाँ पर क्वालिफाइंग होते हैं, जिसमें से एक पेपर है इंग्लिश का जो कंपलसरी है, और दूसरा पेपर होता है एक इंडियन लैंग्वेज पे जो कि कंपलसरी है। कैंडिडेट यहाँ पर चूज़ कर सकता है कि किस इंडियन भाषा में वो पेपर लिखना चाहता है। कुछ स्टेट्स को यहाँ पर एग्जम्पशन भी दिया गया है, वो नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतने सारे पेपर होते हैं मेंस एग्जाम में। मार्क्स यहाँ पर सिर्फ 7 पेपर के जोड़ते हैं, 4 जनरल स्टडीज़, 2 ऑप्शनल पेपर के और एक ऐसे के पेपर के। और हर पेपर यहाँ पर 250 मार्क्स का होता है, यानी कि मेंस एग्जाम हो गया यहाँ पर 1750 मार्क्स का। 7 पेपर्स के मार्क्स यहाँ पर जुड़ते हैं, जिनके आधार पर फिर कट ऑफ लिस्ट बनती है। तो एक कट ऑफ लिस्ट जो क्वालिफाई कर लेते हैं उनको फिर इंटरव्यू का कॉल आता है, और यहाँ पर इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। और फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है मेंस एग्ज़ाम के मार्क्स को मिलाकर और इंटरव्यू के एग्ज़ाम्स के मार्क्स को मिलाकर। तो इन दोनों को ऐड कर कर फाइनल लिस्ट बनती है, यानी कि यहाँ पर टोटल मार्क्स हो जाते हैं 2025। लगभग 45% से लेकर 50% मार्क्स भी अगर किसी कैंडिडेट के आ जाते हैं तो यूपीएससी एग्ज़ाम को टॉप कर लेता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई यूपीएससी की और किस तरीके से सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर जो इशूज़ खड़े हुए हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड की। तो यहाँ पर बेसिकली एक्सपर्ट कमेटी का यह कहना है कि जो यहाँ पर कैंडिडेट्स पेपर दे रहे हैं सिविल सर्विसेज का, भले वो किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड के हों, बायो से आते हों, कॉमर्स से आते हों, आर्ट्स से आते हों, और भी किसी अगर बैकग्राउंड के अगर वो होते हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड उनका कुछ भी रहा हो, उससे पहले कुछ भी उन्होंने पढ़ाई की हो, मगर
जो यहाँ पर पैटर्न है सिविल सर्विसेज का और जो सिलेबस यहाँ पर सिविल सर्विसेज ने दिया है, क्या वो ये बात निश्चित करता है कि कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से आए, किसी को यहाँ पर अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलेगा या फिर किसी के साथ यहाँ पर पक्षपात नहीं होगा। इस तरीके से सिलेबस और पैटर्न बनाया गया है क्या सिविल सर्विसेज का, ये बात पूछी जा रही है। यहाँ पर ये बात ऑब्जर्व करी गई है कि जो बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स को ऑप्शंस में लिया है, उनका सक्सेस रेट काफ़ी हाई देखा गया है। तो बेसिकली यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इन सब्जेक्ट्स के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं, खासकर मेंस के एग्ज़ाम में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, ये जो फॉर्मूला है यूपीएससी का, उसने आज तक इसको पब्लिक नहीं किया है, तो उसको पब्लिक करना भी ज़रूरी है। और क्या यहाँ पर रैशनैलिटी है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये बच्चों को बताना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये हमने देखा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके बीच में समानता लाना, क्योंकि हर बच्चा यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट लेता है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, किस तरीके से मार्क्स को बढ़ाया या कम किया जाता है, किस बेसिस पर किया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी देखना जरूरी है कि हो सकता है किसी सब्जेक्ट का एग्जाम पेपर इजी आया हो सकता है किसी सब्जेक्ट में स्ट्रिक्ट मार्किंग की गई हो, स्ट्रिक्टली पेपर को चेक किया गया हो, और दोनों सब्जेक्ट्स के नेचर काफ़ी अलग हो सकते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स और हिस्ट्री को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, इस चीज़ को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। दूसरी बात यहाँ पर देखी गई लैंग्वेज बैरियर की। अधिकतर ये देखा गया है कि जो बच्चे खासकर अर्बन बैकग्राउंड के हैं या फिर इंग्लिश भाषी हैं, उनको ज़्यादा सक्सेस मिलती है यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि अर्बन इंग्लिश क्लास एजुकेटेड बच्चे ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बाकी बच्चे क्यों सक्सेसफुल नहीं हैं? इसको लेकर भी सवाल पूछे हैं एक्सपर्ट कमेटी ने। आइए बात करते हैं सेकेंड इशू की, जो है लो टर्न आउट फॉर एग्जाम। बेसिकली यहाँ पर एक रिपोर्ट है जिसने बताया कि पिछले साल जब 32,39,000 लोगों ने अप्लाई किया था यूपीएससी में एग्ज़ाम्स के लिए, तो एग्ज़ाम देने सिर्फ 52% लोग ही आए। अगर हम बात करें सिर्फ सिविल सर्विसेज की, तो 11,35,000 लोगों ने अप्लाई किया था 2022 में, मगर प्रीलिम्स देने के लिए सिर्फ 5,73,000 लोग ही आते हैं एग्ज़ाम देने, यानी कि अराउंड 50.51%। तो इतना लो टर्न आउट रेट क्यों है? क्या एग्ज़ाम सेंटर्स की कमी है? क्या लोग अपने अटैम्प्ट्स बचाने के लिए ऐसा करते हैं, या फिर यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी की कमी है? नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है स्टूडेंट्स के बीच में हमेशा रहता है कि जो आंसर की होती है, खासकर प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, वो पूरे एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद सबके सामने आती है। तो एग्ज़ाम्स के लगभग 1 साल बाद आपको आंसर की देखने को मिलती है। तो ये जो इशू है, इसको देख के बोला गया है कि ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता है वैलिडिटी को और फेयरनेस को जो एग्ज़ाम्स की होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर जिस दिन एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ दिनों बाद ही, खासकर अगले दिन या 1 हफ्ते के अंदर आंसर की आ जाती है, तो कैंडिडेट का अगर कोई ऑब्जेक्शन है किसी क्वेश्चन को लेकर, या अगर कोई क्योरी है, अगर कुछ फैक्चुअल एरर है पेपर के अंदर, तो उसको वो रेज कर सकता है और उसको फिर रेक्टिफाई करा सकता है। और अगर यहाँ पर कमीशन इस बात को मना करता है, तो जो 1 साल का लंबा गैप है जिसके लिए उसको वेट करना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ फेयर तरीके से डील नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर भी कमेटी ने सवाल पूछे हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये देखी जा रही है कि जो टाइम पीरियड होता है एग्ज़ाम कंडक्ट होने का, वो एक बहुत बड़ा लंबा टाइम पीरियड है। नोटिफिकेशन से लेकर जो एंड रिजल्ट होता है उसकी अगर बात करें तो लगभग 1.5 साल का टाइम पीरियड लगता है। फरवरी के अराउंड नोटिफिकेशन आता है, मई और जून के आसपास यहाँ पर प्री होता है, फिर सितंबर अक्टूबर में मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होते हैं फरवरी मार्च में, और रिजल्ट आता है फाइनली अप्रैल मई तक। तो यहाँ पर लगभग 15 महीने की जो प्रक्रिया है जिसमें पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ये एक बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है किसी भी कैंडिडेट के लिए। मेंटली और फिजिकली बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये रिकमेंडेशन दी गई है कि जो एग्ज़ाम प्रक्रिया है उसको 6 महीने के अंदर पूरा किया जाए यूपीएससी द्वारा। मगर यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो हर साल इसी साइकिल को रिपीट कर रही है, और जो नोटिफिकेशन में तारीखें आती हैं उस डेट पर एग्जाम्स भी कंडक्ट होते हैं, रिजल्ट्स भी टाइम पर आते हैं, और यहाँ पर ये प्रक्रिया लगातार यूपीएससी हर एग्जाम्स के साथ कर रही है। मगर दूसरी तरफ हमने देखा है जो हमारे स्टेट कमीशंस हैं और जो दूसरी संस्थाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ पर एग्जाम्स में काफ़ी लंबा डिले देखा गया है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो एमपीपीएससी कमीशन है उसका रिजल्ट 2019 के बाद आज तक नहीं आया है। लगभग 5 साल इस बात को होने वाले हैं। तो इस जगह हमको यूपीएससी की तारीफ भी करनी होगी कि जहाँ पर बाकी कमीशंस ने काफ़ी स्ट्रगल करा है, यूपीएससी ने अपना रिकॉर्ड मेंटेन करा है कि वो लगातार तय समय पर एग्जाम्स कराती रहती है। हालांकि यहाँ पर एक्सपर्ट कमेटी ने उम्मीद की है कि यूपीएससी इस टाइम को और भी कम कर सकता है। तो देखना होगा यूपीएससी इस चीज़ को लेकर क्या रिफॉर्म्स लेता है। यहाँ पर यह बात भी निकल कर सामने आई है कि यूपीएससी कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ओपेक है, पारदर्शी नहीं है। जैसे कि पीएस बासवान जी की कमेटी बनी थी जो कि फॉर्मर डायरेक्टर थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के,
उन्होंने यहाँ पर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को लेकर जितनी भी अनियमितताएं हो सकती थी, जितने भी इश्यूज हो सकते थे, उन सबको स्टडी किया था और अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी यूनियन गवर्नमेंट को। और यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने या फिर यूपीएससी ने उस रिपोर्ट को आज तक पब्लिक नहीं किया है। तो बेसिकली एक पारदर्शिता की कमी भी देखी जा रही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ की रिकमेंडेशन ये भी रही है समय समय पर कि जो इंटरव्यूज़ यूपीएससी लेता है कैंडिडेट्स के, वो पब्लिकली रिलीज़ करने चाहिए ताकि कैंडिडेट्स उनको देख सके और अपनी गलतियों को सुधार सके। ऐसे ही जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, उनका अगर एक मॉडल आंसर बच्चों को दिया जाए तो उनको यहाँ पर एक अंदाज़ा लगे कि फाइनली उनको एग्जाम्स में क्या लिखना है। इसके मॉडल आंसर्स भी उनको समय समय पर देने चाहिए। ये इशूज़ हमको स्टूडेंट्स के बीच में देखने को मिलते हैं जिसको लेकर वो यूपीएससी से ये रिफॉर्म्स चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सजेशंस हैं, रिफॉर्म्स हैं जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस लॉ एंड जस्टिस, जिसको हेड कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी, उन्होंने दिए हैं यूपीएससी को लेकर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा कि क्रेजी जीके ट्रिक ने एक बैच चालू किया है जिसका नाम है आरंभ बैच। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 11 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और यहाँ पर जो हमारी अप्रोच है वो खासकर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को लेकर ही है, चाहे वो स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो। बेसिकली जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं वो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज से ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं, आपके एंड्योरेंस को टेस्ट करते हैं। इसी को देखते हुए ये बैच बनाया गया है ताकि आपके अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो, क्रिटिकल एग्जामिनेशन की क्वालिटी डेवलप हो और आप आंसर राइटिंग पर फोकस करें, अपनी पर्सनालिटी पर फोकस करें, ताकि आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। यहाँ पर हमने जो 11 सब्जेक्ट लिस्ट करे हैं इनको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में पढ़ाया जा रहा है। ये बैच आपको 3000 की नॉमिनल फीस पे मिल जाता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप रूट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जो नंबर प्रोवाइड किया गया है उस पर भी कॉल लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।